हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो सबसे पहले आज हम देखते हैं कि भाई इनफाइनाइट सीट, यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट सीट का क्या मतलब होता है और उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या वैल्यू होती है। तो अगर स्टूडेंट आप क्लास 12th में हैं तो सारे डिराइवेशन, टोटल 65 डिराइवेशन या 65 या 66 डिराइवेशन है, तो सारे डिराइवेशन को हम एक ही प्लेलिस्ट में अभी क्रिएट करने वाले स्टूडेंट। और इस क्रम में, इस सीक्वेंस में हमने ऑलरेडी 6 डिराइवेशन कर लिया और ये 7वां डिराइवेशन। अगर आप इसको चेक करना चाहते हैं तो हमारे प्लेलिस्ट पे चेक कर सकते हैं, यूट्यूब पे और इंस्टाग्राम पे भी आप चेक कर सकते हैं, एसआरई फिजिक्स पे। तो स्टूडेंट उसी क्रम में हम लोग ये 7वां डिराइवेशन करने वाले हैं, जिसके अंदर हम देखेंगे कि इनफाइनाइट सीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या वैल्यू होती है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। तो सबसे पहले इनफाइनाइट सीट क्या होता है। तो देखो बच्चों, इनफाइनाइट सीट, जैसे मैंने एक सीट बना ली यहाँ पे और यहाँ पे मैंने प्लस प्लस चार्ज दे दिया, सबको मैंने प्लस प्लस चार्ज दे दिया, ये मैंने प्लस प्लस चार्ज दे दिया, सब दे दिया। अब अगर ये इनफाइनाइट सीट है और इस पे यूनिफॉर्मली चार्ज प्लस का फैला हुआ है, तो इसमें एक टर्म डिफाइन करते हैं स्टूडेंट, सिग्मा। सिग्मा क्या होता है? तो सिग्मा होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी। सिग्मा होता है स्टूडेंट सरफेस चार्ज डेंसिटी। सिग्मा इज सरफेस चार्ज डेंसिटी, मतलब सरफेस के ऊपर कैसे चार्ज फैला हुआ है। यानी इसका मतलब क्या होता है कि एक यूनिट एरिया में चार्ज कैसे फैला है। यूनिट एरिया पे कितना चार्ज है उसको हम सिग्मा कहते हैं। यूनिट एरिया पे कितना चार्ज। अब दूसरी बात कि ये सीट इनफाइनाइट कहने का क्या मतलब है। तो देखो बच्चों, ये आपका जो हाथ है ना, इसके अंदर रहने वाले किसी बैक्टीरिया के लिए इनफाइनाइट सरफेस हो सकता है। क्यों? क्योंकि वो बहुत छोटा है। तो जब वो बहुत छोटा है तो उसके लिए डिस्टेंस इनफाइनाइट हो सकती है। इन द सेम वे, अगर ये सीट है मान लीजिए और इससे मैं 1 mm ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाह रहा हूँ, 1 mm ऊपर। तो जब 1 mm ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूंगा स्टूडेंट, तो इस सीट को मैं एक इनफाइनाइट सीट की तरह ट्रीट कर सकता हूँ। अगर मैं इससे 1 mm ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूंगा, तो 1 mm ऊपर लगा रहा हूं, तो फॉर दैट थिंग इट इज इनफाइनाइट सीट। बट आपको बेटा ये समझना पड़ेगा कि मतलब इस सिनारियो क्या है, मतलब हम प्रोस्पेक्टिव हमारा क्या है, ये इनफाइनाइट नहीं है। लेकिन अगर हम बहुत कम डिस्टेंस आगे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं तो हम उसको ट्रीट कर सकते हैं कि इट इज इनफाइनाइट। दैट इज द फंडा। बेटा इसको, इसके अंदर अब क्या करना होगा, मुझे गॉस लॉ अप्लाई करना है। तो गॉस लॉ अप्लाई करने के लिए स्टूडेंट इसका साइड व्यू बनाता हूँ। तो जैसे ये प्लेट है, जैसे ये बोर्ड है, बोर्ड को मैं साइड से देखूंगा तो मुझे एक इस तरह से एक ऑब्जेक्ट टाइप की चीज दिखेगी। आप समझ पा रहे हैं ना, यहाँ पे इस तरह से आपको ये फिल्म पूरी ऐसे होगी, तो आपको बस एक लाइन जैसी चीज दिखेगी। तो यहाँ पे गॉसियन सरफेस जो मैंने लिया है स्टूडेंट, क्योंकि गॉस लॉ अप्लाई करके मैं फील्ड निकालूंगा, तो गॉसियन सरफेस जो आपने लिया, तो गॉसियन सरफेस आपकी बात सिलिंड्रिकल लिया। अब वो सिलेंडर कैसा है तो मैं आपको इस डायग्राम में दिखाता हूँ। तो वो सिलेंडर कुछ इस तरीके का है, जो इसको पेनिट्रेट करके बाहर जा रहा है, जो इसको पेनिट्रेट करके बाहर जा रहा है, ठीक है ना। ये सिलेंडर इस तरीके का है जो इसको पेनिट्रेट करके बाहर जा रहा है। तो जैसे स्टूडेंट कोई पेपर लीजिए, जैसे कोई पेपर है, उसके अंदर मैंने बॉटल का ये वाला हिस्सा इसको पेपर से आर पार करा दिया। आर पार करा दिया तो जब सामने से देखूंगा, जैसे ऐसे देख लीजिए, जब मैं सामने से देखूंगा तो मुझे एक गोला दिखाई पड़ेगा, जो गोला दिखाई पड़ रहा है। लेकिन मैं साइड से देखूंगा तो मुझे यहाँ पे ऐसे पेपर दिखाई पड़ेगा और यहाँ पे ऐसे गोला और इधर भी गोला दिखाई पड़ेगा। आई होप आप समझ पा रहे होंगे कि एक पेपर लिया, पेपर के अंदर एक सर्कल किया, उस सर्कल से इसको पास करा दिया। तो अगर सामने से देखूंगा तो मुझे ये चीज दिखाई पड़ेगी और पेपर दिखाई पड़ेगा। लेकिन जब मैं साइड से देखूंगा तो ये पूरा सिलेंडर का लेंथ दिखाई पड़ेगा और पेपर ऐसे होगा, पेपर ऐसे होगा चारों तरफ नीचे पेपर, और बीच से पास हो रहा होगा। आई होप आप रिलेट कर पा रहे हो। तो स्टूडेंट इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ये जो ऐसे सीट है और बहुत पास में चलाओ तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा बाहर की तरफ हो, बाहर की तरफ। इस डायग्राम में देखिए आपको ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी। तो इलेक्ट्रिक, अगर मैं इस वाले एरिया को स्टूडेंट DA1 कह रहा हूँ, जैसे ये एरिया DA1 है और ये जो कर्व सरफेस एरिया है ये DA2 है, और इधर जो एरिया है वो DA3 है, मैं ऐसा कह रहा हूँ। तो बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ केवल और केवल इस एरिया से पास करेंगे, क्योंकि ये प्लस चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ जाएगी और यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर जाएगी। तो ये प्लस है तो प्लस यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड को उधर रखेगा और यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड को उधर रखेगा। समझ में आ रहा ना। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड कोई भी, मतलब इससे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकल रही होगी, कैसे ऐसे निकल रही होगी, जैसे मेरा पेन है वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही होगी। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड मुड़ ही नहीं रही है तो इन दोनों से सीधे निकल जाएगी। मतलब इससे उधर निकलेगी, इससे इधर निकलेगी, इससे जाएगी ही नहीं। समझ में आया ना।
और इस एरिया को मैं मान ले रहा हूँ स्टूडेंट ए, हालांकि आप पाई आर स्क्वायर भी मान सकते हैं, लेकिन मैं इस एरिया को ए मान ले रहा हूँ। अगर आपको इतना समझ में आ गया तो अब हम डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट जब डेरिवेशन हम स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले आपको लिखना है कि बाई अप्लाइंग गॉस लॉ। स्टूडेंट ये लिखना मत भूलिएगा, आपको 0.5 नंबर मिल जाएगा बाई अप्लाइंग गॉस लॉ। और इसमें गॉस लॉ का फॉर्मूला, इतना लिखने से काम नहीं चलेगा, मतलब आपको फॉर्मूला तो लिखना पड़ेगा ना एटलीस्ट। हाँ, अगर आप फॉर्मूला लिखते हैं जैसे, तो फॉर्मूला क्या होता है गॉस लॉ का, फाई ई डॉट डी ए भी आप पढ़ सकते हैं, या ई डॉट डी एस, जो आपने पढ़ा हो लिख दीजिए। हाँ, ई डॉट डी एस इज इक्वल्स टू क्यू इन, यानी चार्ज इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये फॉर्मूला होता है। अब इस फॉर्मूले के लिए स्टूडेंट आप अप्लाई कीजिए यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए 3 सरफेस है, जैसे आप अगर हमारा लास्ट वाला वीडियो आपने देखा हो तो उसमें हमने बताया था कि भाई ये क्लोज सरफेस के लिए गॉस लॉ लगता है। और ये हमने क्या किया है स्टूडेंट, अपनी तरफ से क्लोज सरफेस बनाया है, इसको हम बोलते हैं गॉसियन, गॉसियन सिलिंड्रिकल सरफेस। ये है गॉसियन सिलिंड्रिकल सरफेस, क्योंकि ये क्लोज सरफेस हमने अपनी तरफ से बनाया है। ठीक है स्टूडेंट, तो जो सरफेस हम अपनी तरफ से बनाते हैं फॉर द एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, उसे हम गॉसियन सरफेस कहते हैं। तो ई डॉट डी इक्वल टू क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट आया। तो बच्चों इसको ब्रेक करके अगर मुझे इस सिलेंडर से टोटल फ्लक्स चाहिए तो इस ढक्कन से फ्लक्स अलग निकाल लूं, दोनों ढक्कन से, और ये जो कर्व पार्ट है, जो कर्व पार्ट है उससे अलग निकालूं। तो इसको स्टूडेंट मैं लिख रहा हूं फिर से तोड़ के। तो यहाँ लिखूंगा ई डॉट डी ए वन, ई डॉट डी ए वन प्लस ई डॉट डी ए टू, ई डॉट डी ए टू। बेटा डी ए वन लिख लिया, ई डॉट डी ए वन लिख लिया तो इससे फ्लक्स आ गया, ई डॉट डी ए टू लिख लिया तो ऊपर वाले से फ्लक्स आ गया, फिर प्लस ई डॉट डी ए थ्री अगर लिखूंगा, ई डॉट डी ए थ्री लिखूंगा तो बेटा इधर वाले से फ्लक्स आ गया, इस साइड वाले से फ्लक्स आ गया, ई डॉट डी ए थ्री लिखूंगा तो इस साइड वाले से फ्लक्स आ गया। और ये किसके इक्वल आ गया, अब ये था क्यू इन। अब यहाँ आपको समझना है कि क्यू इन कैसे निकलेगा। तो स्टूडेंट अगर इसका एरिया ए है तो सिग्मा क्या कहता है, सिग्मा बताता है कि यूनिट यूनिट एरिया पे कितना चार्ज है। तो यूनिट एरिया पे चार्ज कितना है, सिग्मा। तो स्टूडेंट एक अंक का दाम अगर पता है तो 5 अंक का दाम निकाल सकते हो ना। तो अगर यूनिट एरिया पे सिग्मा चार्ज है तो ए एरिया पे कितना चार्ज होगा, सिग्मा इंटू ए। यूनिट एरिया पे चार्ज है सिग्मा, तो ए एरिया पे कितना चार्ज होगा, सिग्मा इंटू ए। तो स्टूडेंट यहाँ चार्ज इंक्लोज्ड, कितना चार्ज इस सिलेंडर के अंदर आएगा, तो जितना इसका यहाँ पे होल बना होगा, ये जितना बड़ा यहाँ पे होल बना होगा उतना ही चार्ज तो अंदर आया होगा, यही चार्ज तो अंदर आया होगा जो इसके अंदर है। तो कितना आया होगा, तो यहाँ पे आप लिख दीजिए सिग्मा इंटू ए, सिग्मा इंटू ए चार्ज अंदर आया होगा, और दिस डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। इतना आ गया समझ। अलग अलग करके स्टूडेंट अगर इन तीनों के फ्लक्स को कंबाइन करोगे, जैसे इससे तो टोटल क्लोज सरफेस से फ्लक्स आ गया, तो तोड़ के लिख लिया। अब एंगल का ध्यान दो बेटा, ई डी ए वन, ई डी ए वन के बीच में एंगल बनेगा cos 0। देख लो इलेक्ट्रिक फील्ड और डी ए वन का, डी ए वन क्यों ले रहा हूँ, छोटा सा एरिया ले रहा हूँ। जैसे स्टूडेंट एरिया वेक्टर का डायरेक्शन आपको लास्ट वीडियो में मैंने बताया था, परपेंडिकुलर टू द सरफेस होता है। तो अगर ये ढक्कन का एरिया ऐसे तो इसका एरिया वेक्टर बाहर होगा, ये कर्व सरफेस एरिया ऐसे तो इसका ऊपर वाले डीए के लिए एरिया वेक्टर ऊपर होगा, साइड वाले डीए के लिए जैसे इस वाले, जैसे कर्व सरफेस है तो इस वाले पॉइंट के लिए एरिया वेक्टर ऐसे होगा, इस वाले पॉइंट के लिए एरिया वेक्टर ऐसे होगा, इस वाले पॉइंट के लिए एरिया वेक्टर ऐसे होगा। तो सबके लिए एरिया वेक्टर अलग अलग, मतलब डायरेक्शन अलग अलग होगा, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ जो एंगल होगा हर पॉइंट पे ई डी ए टू, वो हमेशा क्या बनेगा, cos 90। फील करके देख लीजिए कैसे। ये कर्व सरफेस सिलेंडर ऐसे था, इलेक्ट्रिक फील्ड इससे और इससे निकल रही है, इससे और इससे निकल रही है, लेकिन एरिया वेक्टर तो इसका ऐसे है, एरिया वेक्टर ऐसे है। तो बेटा जब एरिया वेक्टर ऐसे है तो इस वाले इलेक्ट्रिक फील्ड या इस वाले इलेक्ट्रिक फील्ड से एंगल कितना बना रहा है, यानी इसमें पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है या तो ऐसे है, तो एंगल कितना बन रहा है एरिया वेक्टर के इलेक्ट्रिक फील्ड से, 90 डिग्री। इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रही है और एरिया वेक्टर ऐसे है कर्व सरफेस पे। तो किसी भी पॉइंट पे देख लीजिए, यहाँ देखेंगे तो 90, यहाँ देखेंगे तो 90, ई इधर है और इधर है, यहाँ देखेंगे तो 90 इधर है और इधर है, ई इधर और इधर है, तो 90 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ई डी ए टू कॉस 90 प्लस स्टूडेंट प्लस ई डी ए थ्री, ई डी ए थ्री कॉस 0, ये आएगा, और दैट इज इक्वल्स टू सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है स्टूडेंट, तो बस आपको क्या करना है, अब इसको ऐड करना है स्टूडेंट, तो थोड़ा सा इधर कर ले रहा हूँ। अब अगर इसको आप सॉल्व करेंगे
तो ई डी ए वन कॉस जीरो, तो ई डी ए वन कॉस जीरो तो 1 होता है, इसको ऐसे लिख लीजिए, ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा और ये टर्म हो जाएगा ई डी ए थ्री, ई डी ए थ्री, क्योंकि कॉस जीरो 1 होता है, और दैट बिकम इक्वल टू सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन, ये हो जाएगा। जब ये हो गया स्टूडेंट, अब देखो ई को आप बाहर ले लीजिए इंटीग्रेशन के, तो यहाँ बचेगा डी ए वन प्लस यहाँ बचेगा डी ए टू, ठीक है। अब सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ क्वेश्चन फिर से वही जो लास्ट में था कि भाई ई कांस्टेंट कैसे है, तो मैं बोलूंगा भाई कोई भी डी ए वन, ये वाला डी ए वन लो, चाहे ये वाला डी ए वन लो, चाहे ये वाला डी ए वन लो, डी ए वन छोटा सा एरिया है इस वन वाले सरफेस का, सबके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम होगी। इस पूरे डी ए वन के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है। अब चाहे ये वाला डी ए थ्री लो, सॉरी बच्चों ये डी ए थ्री होगा, ये चाहे ये वाला डी ए थ्री लो, चाहे ये वाला डी ए थ्री लो, सबके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम होगी। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम है स्टूडेंट, तो हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। अब अगेन कैसे पता आपको, बाई सिमेट्री, ये लिखना जरूरी है कि भाई आपको कैसे पता चला कि इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, तो आपको लिखना पड़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड इज कांस्टेंट बाई सिमेट्री। अब देखो स्टूडेंट, अगर छोटे छोटे डी ए वन को इंटीग्रेशन क्या करता है, जोड़ता है, तो छोटे छोटे डी ए वन को पूरा जोड़ दो तो ए आ जाएगा, क्योंकि सारे डी ए वन को जोड़ दोगे, यहाँ सारे डी ए थ्री को जोड़ दोगे तो ए आ जाएगा। तो स्टूडेंट यहाँ इंटीग्रेशन जोड़ता है, अभी इतना समझ लो, तो सारे डी ए वन को जोड़ दोगे तो ई ए प्लस ई ए इक्वल टू सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो बच्चों बस देख लो आंसर आ गया आपका, तो यहाँ से आ गया 2EA, 2EA इक्वल टू सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ए से कैंसिल कर दो स्टूडेंट, तो ये हो जाएगा E इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन। तो ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का आंसर हो गया स्टूडेंट। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट ये नोट करने की जरूरत नहीं है, नीचे मैं आपको लिंक दे दूंगा, यहाँ पे आपको कॉन्टैक्ट नंबर भी दिख रहा होगा, उस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो ऐसे कोई भी, जैसे फार्मूला सीट है, ग्राफ है, और इसका डिराइवेशन का पूरा एक PDF है, वो सब मैं आपको शेयर कर दूंगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे होंगे, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।